हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत कम समय में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन्स डिमांड फॉर ए गुड एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था। टेस्ट और प्रेफरेंस होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, प्राइसेस होती हैं, प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सब चीजें फैक्टर्स होते हैं। इनके बारे में हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते हैं, इनकी डिमांड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है। दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ डिमांड विच प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड डिराइव्स द लॉ ऑफ डिमांड। इट वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने दिया है। और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मतलब होता है कार्डिनल, जब हम जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन को जब हम यूटिल्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 ऐसे हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कार्डिनल। और इसके अजम्पशंस देखते हैं। कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, क्वांटिफिएबल एंटाइटी, मतलब 1, 2, 3 में से काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी मतलब अगर हमें 2 यूटिल्स है, वो हम ऐसे नाप सकते हैं कि 10 रुपीज के बराबर हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है। इस तरीके से हम इसे टर्म्स ऑफ मनी में क्वांटिफिएबल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज क्या होती है कि जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी की यूटिलिटी, उस पर किसी और कमोडिटी का या किसी और चीज का इफेक्ट नहीं है। यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट गुड एंड दैट गुड ओनली। सेपरेट यूटिलिटीज फॉर कलेक्शन ऑफ गुड्स रिगार्ड्स यूटिलिटी एज एडिटिव। यूटिलिटी को एडिटिव, हम मतलब एक एक्स गुड परचेज कर रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी 10 है, वाई की 20 है, 30 है, इस तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं। कंस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी प्राइसेस के, जो कमोडिटी के प्राइसेस है उनके चेंज होने से चेंज होती है। जब प्राइसेस कम हो जाती है तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, लेकिन इस मॉडल में, इस थ्योरी में उसे कांस्टेंट माना हुआ है। एमईएम डज नॉट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से मार्जिनल यूटिलिटी चेंज नहीं होती है, बल्कि हम जो कमोडिटी है उसके कंजप्शन को चेंज कर लेते हैं। एनालिसिस है 2 लॉज। 2 लॉज पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। विथ हेल्प ऑफ दिस 2 लॉज, एक्सपोनेंट्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हैव डिराइव्ड द लॉ ऑफ डिमांड। इससे हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव किया है इन लॉज के द्वारा। तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law has been arrived at by introspection and observing how consumers behavior. कंज्यूमर बिहेवियर को इंट्रोस्पेक्शन से नापा है, ये कोई मैथ या कुछ नहीं है कि इस तरीके से ही होगा। अकॉर्डिंग टू इट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिमिनिशेस एज ए कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट ऑफ गुड। मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होती जाती है। जैसे कि मोर यूनिट्स, satisfaction from an extra unit goes on falling. Like जब हम इस शेड्यूल से समझते हैं, जब हम 12 यूनिट्स 1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे तो हमें टोटल यूटिलिटी 12 थी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 थी। जैसे ही हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ी है बट उतनी नहीं बढ़ी जितनी पहले हो रही थी। पहले 12 थी, अब हुई है हमें 10, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 10। नेक्स्ट कमोडिटी क्वांटिटी हमने 3 यूनिट्स कंज्यूम की है, टोटल यूटिलिटी 30 हुई है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी 8 हुई है। तो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। ये जो सेटिस्फेक्शन है वो फॉल करता जा रहा है एक्स्ट्रा यूनिट के कंजप्शन से। इसे ग्राफिकल रूप में हम समझते हैं। ये हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व है। ये इस तरीके से एट Q1 ए पॉइंट पे इतनी क्वांटिटी, इतनी टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी भी हाई है। बी पॉइंट पे गए हम Q2 पे, मार्जिनल यूटिलिटी इतनी कम हो गई है। सी पे गए, टोटल यूटिलिटी तो हमारी बढ़ रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ
कम होती जा रही है, और एट ए पॉइंट Q4 टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 है। ये वाला पॉइंट है जो सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होता है, सैटिस्फैक्टरी पॉइंट बोलते हैं इसको। इसके बियॉन्ड जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव में ही चल जाएगी। जो शेड्यूल से भी हम देख सकते हैं कि 7 जैसे 6 तक तो 1 थी मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे 7th यूनिट कंज्यूम की -2 हो गई और 8th यूनिट पर तो -5 हो गई। तो टोटल यूटिलिटी भी यहाँ पे 41 से 39 हो गई और 39 से 34 हो गई। टोटल यूटिलिटी भी कम हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी तो माइनस में ही जा रही है। यहाँ टोटल यूटिलिटी कर्व बेस्ड ऑन 3 अजम्पशंस। वो 3 अजम्पशंस क्या है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। बढ़ तो रही है बट उतनी नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ रही थी, मतलब डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। एट Q4 द टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर रीचेस इज मैक्सिमम लेवल सैटिस्फैक्शन क्वांटिटी या सैटिस्फैक्टरी पॉइंट। Q4 सैटिस्फैक्टरी पॉइंट होता है। बियॉन्ड सैटिस्फैक्टरी पॉइंट इंक्रीज इन टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन टोटल यूटिलिटी। एडवर्स इफेक्ट हमने देख लिया, जैसे 7th और 8th कमोडिटी हम क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो टोटल यूटिलिटी है वो भी कम हो रही है। एंड टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। जो मार्जिनल यूटिलिटीज होती है उसका सम होती है टोटल यूटिलिटीज। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। क्यों जरूरत है हमें मार्जिनल यूटिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की? तो वो इसलिए है बिकॉज ऑफ इट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी वाला कर्व नीचे जा रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से जा रही है। तो ये इस वजह से पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होने की वजह से जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। और सिग्निफिकेंस इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी से हमें पता चलता है कि कितना कंजम्पशन बढ़ने वाला है, किस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करेगा, उससे हम अपने प्राइसेस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। अब है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। थ्रू दिस प्रिंसिपल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज एक्सप्लेन्ड। वहां डिमांड कैसे हो रही है उससे बताया गया था। इस प्रिंसिपल पहले वाले प्रिंसिपल में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये बताया था, लेकिन इस प्रिंसिपल में बताया गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो द लॉ स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट मनी इनकम बिटवीन गुड्स इन सच ए वे दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल। इसे कैसे समझेंगे आगे हम डायग्राम और शेड्यूल से समझेंगे कि 2 गुड्स हैं एक्स और वाई, उनमें कंज्यूमर इस तरीके से अपना जो एलोकेशन ऑफ मनी करेगा कि इन दोनों से जो सेटिस्फैक्शन है लास्ट रुपीज स्पेंड से वो उसे बराबर मिले। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ गुड। ये होगा MUM हो जाएगी MUX अपॉन PX के बराबर। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM होगी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी वाले इस चीज से बराबर होगी। कैसे आगे समझते हैं। 1 यूनिट है MUX है 20, MUY 24, सेकेंड यूनिट से 18, 21। इस तरीके से ये शेड्यूल है। नाउ लेट अस टेक प्राइस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था? MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY। तो MUX अपॉन PX जब हम करेंगे तो ये शेड्यूल इस तरीके से आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9। और इस तरीके से MUY का भी होगा। 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 21 7। इस तरीके से इसके ये आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें ये देखना है कि किस पॉइंट पर कहाँ जो है किन क्वांटिटीज के कंजप्शंस पे दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर आ रही है। कहाँ आ रही है? यहाँ ये 5 एट 5 और यहाँ एट 5। मतलब x की 6 यूनिट और y की 4 यूनिट कंज्यूम करने पे
जो कंज्यूमर है उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये देखो, इन दिस शेड्यूल MUX अपॉन PX इज इक्वल टू 5 यूटिल्स व्हेन कंज्यूमर परचेजेस 6 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। 6 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स से 5 यूटिल्स के बराबर आ रही है हमारी ये, और 4 यूनिट्स ऑफ उससे भी 5 यूटिल्स के बराबर आ रही है। नाउ सपोज कंज्यूमर हैज मनी इनकम इज इक्वल टू 24 जो है वो मनी इनकम है कंज्यूमर की। तो ही विल बी स्पेंडिंग, वो 2 यूनिट्स एक्स की कंज्यूम कर लेगा, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, और 3 यूनिट्स 4 की वाई की कंज्यूम करेगा तो 12 हो गया, और ये हो गया 24। इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। क्या है ये? MUX अपॉन PX। MUX क्या है यहाँ पे 10 अपॉन PX 2 इज इक्वल टू 5 आएगा, और यहाँ 4 कमोडिटी Y की है, तो MUY कितना है 15 है। 15 अपॉन प्राइस जो है वो 3 है, तो ये हो गया 15 अपॉन 3। तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू MUM। जो MUM है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, वो भी 5 आ रही है, दोनों की इक्वल आ रही है 5। तो ये हो जाता है हमारा शेड्यूल, और इस तरीके से हमने इसे सो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ में हमने देखा 6 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 6 और यूनिट कंजप्शन है 5। 6 में मार्जिनल यूटिलिटी होने पर यहाँ इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ 4 होने पर यहाँ इक्विलिब्रियम है। ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, यहाँ उसे मैक्सिमम उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब लेटस से हम एक्स की एक कमोडिटी कम कंज्यूम करते हैं, 5 पर आ जाता है, एक यूनिट कम कंज्यूम करते हैं, तो ये आगे बढ़ जाएगा और हमें लॉस होगा इस एरिया के बराबर। अब यहाँ 4 से हम 5 यूनिट्स कंज्यूम करने लगते हैं, तो हमें गेन होगा इस एरिया के बराबर। नाउ तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन 6 यूनिट्स ऑफ एक्स 4 यूनिट्स ऑफ वाई। सपोज कंज्यूमर बाइज 1 यूनिट लेस ऑफ एक्स, मतलब 5 यहाँ, और 1 यूनिट मोर ऑफ वाई। यहाँ से लेस ऑफ एक्स, 1 यूनिट लेस ऑफ एक्स और 1 यूनिट मोर ऑफ वाई। This will lead to decrease in his total utility as loss area ABCH is and gain is area KEFL. Loss in utility ABCH exceeds gain in utility KEFL. मतलब लॉस ज्यादा हो रहा है, गेन कम हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो गई उसकी टोटल यूटिलिटी। इस तरीके से होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। अब इसके लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं। For applying this law, consumer must bear in mind the marginal utility of different commodities, but ordinary consumer are not so rational at calculating. जब ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के, तो ये जो लॉ है ये मानता है कि एक एक यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं कि इतनी यूटिलिटी हमें डिराइव हो रही है, बट ऑर्डिनरी कंज्यूमर जो होते हैं वो इतने रैशनल और कैलकुलेटिंग नहीं होते हैं। Consumer must be able to measure the utility cardinally, but in real life it is not possible. Cardinally कोई भी अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं करता है रियल लाइफ में। Goods are often available in large units. It is not possible to equate marginal utility of money spent of them because their individuality. अब वो कुछ गुड्स होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब डिविजिबल नहीं होते, उनको टुकड़ों में नहीं बांट सकते थे मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वेट करने के लिए। लाइक हमें कार और फूड ग्रेन है, उसके बारे में उनके बीच में मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वेट करना है, तो कार तो एक बहुत बड़ी यूनिट है और उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फूड ग्रेन्स बहुत कम क्वांटिटी में भी खरीदे जा सकते हैं, तो इनको इक्वेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। अब हम पूरे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन समझते हैं। वही है फर्स्ट हमारा जो क्रिटिसिज्म है, मार्जिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज अनरियलिस्टिक। वो कार्डिनल में नहीं हो सकती, 1 2 3 4 में कोई यूटिलिटी को नहीं नापता है कोई भी कंज्यूमर।
Hypothesis of independent utility is wrong. In actual life, utility depends upon substitutes and complementary goods also. इंडिपेंडेंट नहीं होती है इतनी यूटिलिटी, सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स भी अपना रोल प्ले करते हैं. Assumption of constant marginal utility of money is not valid because when price of commodity changes, the real income of consumer also changes. रियल इनकम चेंज होने से मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो जाएगी और वो assumption वैलिड नहीं रहेगी. Marshallian demand theorem cannot genuinely derived except in one commodity case, or it would be incompatible with assumption of constant marginal utility of money. एक ही कमोडिटी के केस में हम इसे लगा सकते हैं जेन्युइनली. अगर हम दो कमोडिटी के केस में लगा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही एक कमोडिटी की इनकम प्राइस कम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज हो जाएगी और जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है दूसरी गुड की तरफ हो जाएगा. तो ये दो कमोडिटी के केस में फिट नहीं बैठता है रियल लाइफ में. कुड नॉट एक्सप्लेन गिफिन पैराडॉक्स. इसमें गिफिन जो पैराडॉक्स है, जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है कि जब प्राइस भी बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है इस मॉडल के अंदर, इस थ्योरी के अंदर. डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज. प्राइस चेंज होने से इनकम में जो इफेक्ट होता है उसको बारे में नहीं बताया. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ही कांस्टेंट है तो इनकम इफेक्ट को भी नहीं बताया है. और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को मतलब दूसरी कमोडिटी, इसने जब इंडिपेंडेंटली माना है कमोडिटीज की, जो कमोडिटीज की यूटिलिटीज है, तो फिर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को भी इसने एड्रेस नहीं किया है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.